नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस का एक और फुल लेंथ टेस्ट ले आए आपके लिए। चौथा फुल लेंथ टेस्ट है ये। प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिए। सेक्शन वाइज भी बनी हुई है, आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये एग्ज़ाम के लिए। ये ट्रेंचेज हैं, इसकी डेप्थ को आपको जो है बताना है, ठीक है। मारियाना ट्रेंच और कुरील ट्रेंच, टोंगा और मिंदानाओ। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है, छोटे से बड़े में। किसकी कितनी लेंथ है ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पीसेस, लोअर पीसेस में अधिशासी अधिकारी सब बड़े पद है। इसका थोड़ा सा डेप्थ में आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी। यूपी ट्रिपल एससी के अदर एग्ज़ाम जैसा नहीं है ये, ठीक है। तो मारियाना ट्रेंच इन सब की बताइए। मारियाना ट्रेंच, इसमें से आपको पता होगा भाई, सबसे गहरा है ये, यानी 11,022 मीटर है ये, ठीक है। तो पहला देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, मतलब आखिरी में पहला दिख रहा है कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। एक भी अगर आपको आता हो तो काम हो जाएगा। कुरील कामचट का इसका है 10,542 मीटर। टोंगा ट्रेंच की बात करें तो इसका हो जाएगा 10,882 मीटर। मिंदानाओ ट्रेंच की बात करें तो 10,500 मीटर, ठीक है। फिर ये कंट्रीज़ हैं डेजर्ट के बारे में। टकलामकान डेजर्ट, कजीलकुम, काराकुम और सोनोरन डेजर्ट। कौन सा किन देशों में है ये आपको मिलान करना होगा यहाँ पे। जैसे टकलामकान डेजर्ट ये आपका चाइना में हो जाएगा, कजीलकुम उज्बेकिस्तान में हो जाएगा, काराकुम डेजर्ट ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है, सोनोरन डेजर्ट मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, ये भी ज्योग्राफी का सवाल है। कह रहा जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी एरकॉट ज़िले में है। नल्ला मल्ला तेलंगाना में कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। यहाँ एक पर्वत नोड है। कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे? तो आप देखेंगे नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो है ये तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच में पड़ेगा, है ना। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 4 भी ज्योग्राफी का सवाल है। ज्योग्राफी कह रहा प्रायद्वीपी पठार जो है इसके उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट पे है। ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित मालवा पठार के अधिकांश भाग को मध्य हाईलैंड के रूप में या सेंट्रल हाईलैंड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? 1 और 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि ताप्ती नदी नहीं, यहाँ होना चाहिए था नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा के उत्तर में है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा सही होगा आपका। कुमाऊं हिमालय की बात कर रहे हैं, सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसबल झील कश्मीर घाटी में स्थित भारत की सबसे गहरी झील है। तो यहाँ आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा मिलिंद पनाह को, या मिलिंद पनाह एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक राजा मिनिंदर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। कणाद वैश्विक दर्शन के संस्थापक थे, जबकि पतंजलि योग दर्शन के। राज तर्जनी कल्हण द्वारा महाभारत शैली में 1148 से 1150 ईस्वी के बीच रचित एक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में सही कौन सा है? तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे आपके। 7 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा मुगल इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने मुगल हरम को सदाचार का मंडप बताया है। मलिक उस सुअरा की उपाधि शेख अब्दुल फैज़ी को प्रदान की गई है। दिल्ली में मदरसा बेगम नामक शिक्षा केंद्र की स्थापना महम अनगा ने की थी।
मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो यहाँ कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा ब्लैक होल की घटना 20 जून 1758 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय घटी थी। 1748 की एक्स-ला-चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया था, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मद्रास पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम की लड़ाई के रूप में याद किया जाता है। और भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में पारसी उद्यमी कावसजी नाना भाई के द्वारा स्थापित की गई थी। तो कौन सा सही है? तो 2, 3, 4 सही है। यहाँ 1757 होना चाहिए था ना, जो बैटल ऑफ प्लासी। 57 क्यों, सब प्लासी इसी कारण बाद में हुई, 56 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में शाही स्वीकृति मिली थी। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। उन्होंने आंदोलन पर रिपोर्टिंग की थी। और ब्रिटिश भारत के केंद्रीय राजस्व का लगभग 30% सैन्य खर्च पर खर्च हो जाता है या हो जाता था। तो यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 सही है। 30 नहीं, 40% जो है ये लोग अपना स्पेंड करते थे किस पे? आर्मी, मिलिट्री, उस पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, सही की पहचान यहाँ करनी है। 1941 तक भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या यूरोपीय लोगों से अधिक हो गई थी। 1791 में बनारस निवासी जॉनथन डंकन ने हिंदू विधि और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान भारतीय वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। और हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। तो सही हो जाएगा कौन सा? 1, 2, 4। तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड रिपन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं, सही की पहचान करनी है। 11 में कौन सा सही हो जाएगा आपका? भारत में पहली बार महालेखाकार का कार्यालय 1859 में स्थापित किया गया। भारत में नागरिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उपलब्ध है। सही कौन सा है? तो 2 और 3 सही है। पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1858 में हुई है। चलिए 12 नंबर में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और अरविंद पनगाड़िया नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। कौन सा गलत है? तो अरविंद पनगाड़िया पहले अध्यक्ष नहीं थे, पहले उपाध्यक्ष थे। अच्छा आप बताइए, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 13 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 338A में किया गया है। 19 फरवरी 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में अस्तित्व में आया और पहले राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन मार्च 2005 में हुआ था। गलत कौन सा है? तो ये मार्च 2004 में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को पहली बार में 3 महीने तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 1 महीने के लिए तभी रोक सकती है जब वह विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया हो। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 3 माह तक ही रोक सकती है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे विधान परिषद जो है किसी भी अगर साधारण विधेयक है तो उसको 1 महीने तक रोक सकती है ना। और
कोई ऐसा विधेयक है तो उसको 4 महीने तक रोक सकती है भाई, 4 महीने होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है 91 संशोधन अधिनियम 2003 यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की 15% होगी। और 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज को 60 से 62 कर दिया है। पंचायत और नगर पालिका से संबंधित चुनाव संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयोग द्वारा होता है। और 1963 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप 1963 नहीं या 1966 में करा गया था। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज एस्टैब्लिश, ऑल इंडिया सर्विस कब, 1966 में। फिर इसमें सही की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सही बताना है। कह रहा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस दैट इज मार्क्ड ऑन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। 1944 सिमरन नारायण अग्रवाल हैड प्रेजेंटेड गांधीयन प्लान। M.N. रॉय प्रेजेंटेड द पीपल प्लान इन द ईयर 1945। कौन सा सही है? तो यहां देखेंगे 2, 3 सही है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, MRP जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? जो बेचते हो आप, है ना, जो हम लोग खरीदते हैं भाई एक तरह से, यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है वो। ठीक है, मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 17 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण कह रहा है 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। 1944-45 के दौरान देश के 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के उद्देश्य से बॉम्बे प्लान शुरू हुआ था। 10 वर्षों की अवधि के दौरान जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर या डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। कौन सा सही है इसमें? तो ये तीनों यहाँ ठीक हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गलत की पहचान करनी है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसको लिंग अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1951 को हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना ने राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का सुझाव दिया है। और किसी विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ गलत है, ये 1952 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे ही कारक लागत कहा जाता है। आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में M. विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। तो गलत हो जाएगा कौन सा आपका? डी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में देश द्वारा उत्पादित, है ना, आयातित नहीं, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को, है ना, जो उत्पादित है यानी प्रोडक्शन हो रहा है जिसका। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना, और उनके मॉडल के बारे में बताना है आपको। जैसे फर्स्ट 5 ईयर किसके नाम से था भाई? तो ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमार मॉडल, सेकेंड वाला महानुलोबिश मॉडल, फोर्थ गैटगिल मॉडल हो जाएगा, और फिफ्थ आपका हो जाएगा DP धार मॉडल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 21। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। ठीक है, साइंस एंड टेक के सवाल नहीं। कह रहा मार्क 1 दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। और ABC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर के प्रश्न हैं। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स वेबर ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1948 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार करा। कौन सा सही होगा यहाँ? तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ब्लेज पास्कल ने बहुत पहले इसका इस्तेमाल करा था, 1642 होना चाहिए था। 22 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। 22 में
कह रहा है 1991 में टिम बर्नर्स ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विकसित की थी। 1989 में ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली हैड इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब which simplified communication on the internet. For the reason Tim Berners-Lee is known as father of internet. 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब का कंसोर्टियम की स्थापना हुई थी जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल बनाता है। कौन सा सही है यहाँ? तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है, यहाँ 1990 होना चाहिए। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है, इंट्रोडक्शन ऑफ 4G नेटवर्क, फाउंडिंग ऑफ फेसबुक, लॉन्च ऑफ यूट्यूब, इंट्रोडक्शन ऑफ 5G नेटवर्क, है ना। इसका टाइम सेट करना है आपको। तो 4G नेटवर्क की शुरुआत 2010 कर लो। फेसबुक की शुरुआत तो बहुत पहले ही 2004 में हो गई थी। यूट्यूब लॉन्च हो गया उसके बाद 2005 में। और इंट्रोडक्शन ऑफ 5G नेटवर्क की बात करें अगर तो ये 2020 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में सही की पहचान करनी है। 21 फरवरी 1980 को कह रहे हैं कॉम्प्यूसर्व के द्वारा लॉन्च की गई CB सिमुलेटर पहला सार्वजनिक वाणिज्यिक बहुउपयोगकर्ता चैट प्रोग्राम था। और ट्रांसटॉन्टिक इंटरनेट चैट फरवरी 1983 में फिनलैंड और अमेरिका के बीच हुई। और टोकोमोटिक वास्तव में दुनिया का पहला मल्टी यूज़र ऑनलाइन चैट सिस्टम था जिसे 1971 में डॉग ब्राउन और डेविड वुली ने इलिनॉइस विश्वविद्यालय के प्लेटो सिस्टम पर विकसित किया था। तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ये 1989 होना चाहिए था और यहाँ पे 1973 होना चाहिए था। 25 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। 1963 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेल बॉक्स नामक प्रणाली विकसित की गई थी जो उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर पर संदेश छोड़ने की सुविधा देती थी। 1982 में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को ईमेल संदेशों के लेन देन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तौर पर अपनाया गया था। और पहली ईमेल सेवा hotmail.com शुरू की गई थी। इसे एक भारतीय सबीर भाटिया ने विकसित किया था जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। तो यहाँ देखेंगे आप 2, 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, यहाँ 1965 होना चाहिए। 26 में सही की पहचान करनी है। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन 1950 में प्रोफेसर जे बार्न्स ने के द्वारा शुरू किया गया। ब्लॉग को आधिकारिक तौर पर 1999 में पीटर मैरहोल्स द्वारा लॉन्च किया गया। और rediffmail.com की स्थापना जनवरी 1998 में हुई और इसके संस्थापक अजीत बालकृष्णन थे। तो देखेंगे 1, 2 सही है, यहाँ पे 1996 होना चाहिए। 27 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। हॉटमेल वॉज फाउंडेड 1996 बाय सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ। ट्विटर 2006 में फाउंड हुआ बाय जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बेस्टोन और इवान विलियम्स के द्वारा। इलॉन मस्क हैड एक्वायर्ड ट्विटर फॉर $44 बिलियन। 2023 मार्क जुकरबर्ग हैड चेंज द नेम ऑफ फेसबुक प्लेटफॉर्म टू मेटा। कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही हो जाएगा, है ना। और तीसरा चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ होना चाहिए था अक्टूबर 2022, है ना। अक्टूबर 2022 में एलॉन मस्क ने लिया इसको और मेटा नाम हो गया 2021 में। अगला कह रहा है लिंक्डइन जो है इसकी स्थापना 2002 में हुई। लिंक्डइन का आधिकारिक तौर पर 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया। मुख्यालय माउंट वियाना ऑस्ट्रिया में है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ वेनर है। कौन सा सही है? 1, 2, 4 सही हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? लिंक्डइन का कैलिफोर्निया में है ना, माउंट व्यू में है, कह सकते हो माउंट व्यू। वियाना ऑस्ट्रिया नहीं होना चाहिए, कैलिफोर्निया USA हो जाएगा। फिर है कोरा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिकटॉक। क्रोनोलॉजी लगानी इसकी, कौन कब बना है भाई? तो कोरा 2009 में बना है, इंस्टाग्राम 2010 में आया है, टेलीग्राम 2013 में आया है, टिकटॉक 2016 में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में सही की पहचान करनी है। भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम
डेटा वन है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत में इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाला पहला संस्थान है। भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम डेटा इन इंटरनेट डोमेन रखा गया है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क एक बहु गीगाबिट अखिल भारतीय नेटवर्क है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क से जोड़ना है। 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि नई दिल्ली में शुरू करा गया है ये, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हुई जिसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट और 8 सपोर्ट कंपोनेंट शामिल हैं। 2012 में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति को अपनाया गया। 2015 में ई क्रांति नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 को अपनाया गया। 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया था जिसे 2008 में संशोधित किया गया। तो यहाँ देखोगे आप चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, और ये तो हमारे टेस्ट और क्विज अगर आप लगाना चाहते हैं तो मात्र 400 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा आपको। फिर कह रहा है स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के उदाहरण बताने आपको कौन से सही होंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही इसका। क्वेश्चन नंबर 33 में सही की पहचान करनी है। भारत सरकार ने 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम लागू किया है। यह एआई प्लेटफॉर्मों से संबंधित कुछ गोपनीयता चिंताओं को दूर कर सकता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहित धारक पहल है जिसे 2020 में एआई के जिम्मेदार मानव केंद्रित विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए शुरू हुआ है। भारत जीपीएआई का सदस्य है, जीपीएआई का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 2023 में। कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे चारों ठीक है। क्वेश्चन 34 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। कह रहे हैं मानव भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे दिसंबर 2015 में एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिवाकर वैश्य द्वारा विकसित किया गया था। कैंपा एक पैसेंजर असिस्टेंट रोबोट है जिसे सिरेना टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु द्वारा डेवलप किया गया है। टाटा इनोवेशन लैब की मदद से विकसित राडा एक एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे कस्टमर सर्विस को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो 2 और 3 ठीक है, यहाँ देखेंगे आप पहला गलत है, यहाँ 2014 होना चाहिए। क्वेश्चन 35 में सही की पहचान करनी है। HTTP 405 त्रुटि यह दर्शाती है कि उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोधित वेब पेज या संसाधन सर्वर पर मौजूद नहीं है। एक मानक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्थिति कोड है जो इंगित करता है कि क्लाइंट सर्वर से संपर्क कर सकता है लेकिन सर्वर को अनुरोधित संसाधन नहीं मिला है। Yandex एक वेब सर्च इंजन है जो रूसी कंपनी Yandex द्वारा संचालित है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि HTTP 405 जो है ये क्या है भाई, ये एक स्टैंडर्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 36 में सही की पहचान करनी है। भारत की 11,098.81 किलोमीटर लंबी तटरेखा को विश्व के लगभग 10% चक्रवातों का सामना करना पड़ता है। नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप युवा वैज्ञानिकों को देश में बनाए रखने के लिए एक योजना है, और नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इसमें 55,000 प्रतिमाह फेलोशिप और 2 लाख प्रतिवर्ष अनुसंधान अनुदान 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिसर्च स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड विद द एम ऑफ इनकरेजिंग बोल्ड एंड हाई इम्पैक्ट साइंटिफिक रिसर्च। कौन सा सही है? तो चारों ही यहाँ ठीक हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 37 में सही की पहचान करनी है। अंतरिक्ष विभाग का गठन भारत सरकार द्वारा जून 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष विभाग सभी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों का पर्यवेक्षक होता है। अंतरिक्ष विभाग के बाद सितंबर 1972 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया था। अंतरिक्ष विभाग सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ कौन सा सही है? 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष विभाग किसके अंतर्गत काम करेगा भाई? प्रधानमंत्री को, है ना, राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें सही की पहचान करनी है। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान जो है 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब ने 14 दिसंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरकर ऐतिहासिक तिरंगा फहराया था।
तो 1 और 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि चंद्रयान 1 जो है ये 14 नवंबर को गया था 2008 को। क्वेश्चन 39 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे आम बोलचाल में मंगलयान कहा जाता है, 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन को PSLV C-25 रॉकेट पर लॉन्च किया गया। 1980 से 2016 तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तो 1 2 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में सही की पहचान करनी है। राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला जो तिरुपति के पास गडांकी में स्थित है, और नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी इज प्राइमली डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंस। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। North Eastern Space Application Center is fostering the holistic development of northeastern state by utilizing state-of-art space and remote sensing technologies for natural resources management, infrastructure planning, education and emergency communication. तो यहाँ 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ जो नेशनल मतलब इस क्या है ये, माफ़ कीजिएगा, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, ये जो है आपकी आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। 41 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कह रहे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सितंबर 1991 में स्थापित भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की पूर्ण स्वामित्व वाली वाणिज्यिक शाखा है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड उपग्रहों के निर्माण, लॉन्च सेवाओं और तकनीकी परामर्श के वैश्विक विपणन के लिए समर्पित है। तो 2 और 3 सही है, यहाँ पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ होना चाहिए था 1992। 42 में आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। तो यहाँ तीनों ठीक हैं आपके। 43 में आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी या अर्धचालक प्रयोगशाला अंतरिक्ष उपयोग के लिए विशेष रूप से एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट और इमेजिंग उपकरणों का निर्माण, परीक्षण और पैकेजिंग करता है। अर्धचालक प्रयोगशाला भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक अनुसंधान संस्थान है। अर्धचालक प्रयोगशाला की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1983 में हुई थी। अर्धचालक प्रयोगशाला का मुख्यालय मोहाली, पंजाब में है। सही कौन सा है? तो चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में सही की पहचान करनी है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान केरल के तिरुवनंतपुरम में एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। 2009 में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीधे इसरो और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का उत्पादन करना है। तो यहाँ देखेंगे आप, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, यहाँ 2007 होना चाहिए। क्वेश्चन 45 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। रोहिणी 35 भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित और उड़ाया गया पहला परिव्यापी रॉकेट है। द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस पर द्रव ऑक्सीजन पर तरल अवस्था में रहता है। 2014 में पहली बार स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से सफल प्रक्षेपण किया गया। भारत में रॉकेट प्रक्षेपण की शुरुआत 1970 से हुई। तो 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये RH-35 नहीं, RH-75। चलिए अगला है आपका स्पेनिश फ्लू, सूरज न्यूमोनिक प्लेग, स्वाइन फ्लू, कोविड-19 पैंडेमिक है ना, और प्राइमरी पैथोजेंस क्या है उसके, या मुख्य रोग जनक। तो स्पेनिश फ्लू ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। सूरज न्यूमोनिक प्लेग यर्सीनिया पेस्टिया। स्वाइन फ्लू H1N1 और कोविड-19 SARS-CoV-2। यानी 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन सी। 47 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका। चामुंडा देवी भगदड़ 2008 जोधपुर राजस्थान। रतनगढ़ माता मंदिर भगदड़ 2013 दतिया MP।
एलिफेंस्टन रोड स्टेशन बगदड़ 2017 मुंबई महाराष्ट्र। हाथरस सत्संग बगदड़ 2023 हाथरस यूपी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो 1 2 3 है, हाथरस वाला कांड 2024 में हुआ था। 48 में सही की पहचान करनी है। 2001 में आएगा गुजरात भूकंप के बाद एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के आधार पर अगस्त 2001 में आपदा प्रबंधन का प्रभार कृषि मंत्रालय से हटाकर गृह मंत्रालय को दिया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन को केवल राहत और प्रतिक्रिया तक सीमित न रखकर रोकथाम, शमन और तैयारी की दिशा में विकसित करना है। तो चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में गलत की पहचान करनी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 3 से लेकर धारा 13 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित है, कह रहे हैं। फिर कह रहा है आपदा प्रबंधन 2005 अध्याय 3 धारा 14 से लेकर धारा 24 राज्य आपदा प्रबंधन से, धारा अध्याय 4 की धारा 25 से 34 जिला आपदा प्रबंधन, और अध्याय 7 धारा 42 से 43 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से। तो गलत कौन सा है? पहला गलत है, क्योंकि 3 से 13 जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित है ना। ये गलत हो जाएगा आपका। इंग्लिश में अगर बोले तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चले अगला देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च और ओशियनोग्राफी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। मिलाइए भैया इसको। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये आपका है कहाँ पे? पुणे में, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की बात करें तो ये आपका गोवा हो जाएगा। और वाडिया इंस्टीट्यूट की बात करें अगर तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है। यूपी बजट पे बेस्ड सवाल है। पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 40 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो गलत कौन सा भाई? तो यहाँ 30 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। 52 में इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है, इसको आपको बताना है गलत कौन सा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 17-18 से 24-25 तक 5 गुना और व्यय 7 गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अधिनियम 2025 के माध्यम से महिलाओं को औद्योगिक कार्यों विशेषकर नाइट शिफ्ट में समान अवसर प्रदान किए गए हैं। और लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड इन यूपी, रूट स्पैनिंग 1050 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश 2026 तक आयुष्मान भारत जन योजना आरोग्य योजना के लिए 4,46,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश में सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो ये संख्या है 5.46, 5,46,00,000। 53 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल 639.51 वर्ग किलोमीटर झाड़ीदार भूमि है। 18 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई झाड़ीदार भूमि नहीं है। और उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या 0 है, आदिवासी जिलों की संख्या 1 है। कौन सा सही है? तो तीनों ठीक है। यहाँ 54 में आ जाते हैं। सही की पहचान यहाँ पे करनी है, कौन सा सही होगा। बाराबंकी से बहराइच तक बनने वाले प्रस्तावित 4 लेन नेशनल हाईवे 927 की लंबाई 101.5 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने मार्च 2026 में प्रयागराज के लोक भवन में नवनिर्माण के 9 साल नाम की किताब का विमोचन किया है। और 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो यहाँ देखेंगे आप सही कौन सा है। 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इसका उद्घाटन जो है मार्च 2026 में तो हुआ है, पर लखनऊ में हुआ है, लखनऊ के लोक भवन में, है ना।
55 में आ जाइए, यहाँ पे सही बताना है। कानपुर के दादानगर में स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देश के पहले एरोनॉटिक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास पहल पर भारत भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों अरहंत सारीपुत्र, अरहंत मौदगल्यान, इनके पवित्र अवशेषों को सांची स्तूप से मंगोलिया भेज रहा है। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थित साथी सुविधा का दौरा किया है ताकि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के बुनियादी ढांचे और इनोवेशन को मजबूत करने की भूमिका मिले। 2026 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए प्रयागराज के मेजा में 2400 मेगावाट के मेसा फेज 2 थर्मल पावर विस्तार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कौन सा सही है यहाँ पे? तो चारों ठीक है। 56 में आ जाते हैं, यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 12 से 23 महीने के बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, जिसका प्रतिशत 69.9 से बढ़ा है 81.4। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग और एक बड़ा शहरी पार्क बनाने का फैसला दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे अब तीनों ठीक हो जाएंगे। 57 में आ जाते हैं, सही की पहचान यहाँ पे करनी है, कौन सा सही है। इटावा घराने की स्थापना नियामत खान ने की थी। कानपुर घराना अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। अतरौली घराने की स्टाइल में ख्याल और ध्रुपद दोनों के तत्व शामिल हैं। रामपुर घराने की स्थापना उस्ताद इनायत खान ने की है। तो 3 और 4 सही है ना, क्योंकि नियामत खान जो है कानपुर घराने से संबंधित है भाई, और ये इटावा घराना हो जाएगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है फोक सॉन्ग्स है, रीजन है ना कजरी, रासिया, बिरहा, फाग। ठीक है, तो कौन सा सही मैच कर रहे हैं? तो ये चारों ही ठीक मैच कर रहे हैं। 59 में सही की पहचान करनी है। नटवरी लोकनृत्य पूर्वांचल क्षेत्र, घड़ा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र, पाई डंडा अवध और बैरूपिया बुंदेलखंड। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है। 1 और 2 सिर्फ सही होगा यहाँ पे, क्योंकि पाई डंडा जो है ये कहाँ पे होता है? पाई डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र में है ना। कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ, बैरूपिया कहाँ हो जाएगा? अवध हो जाएगा, इंटरचेंज कर लो इसको। 60 में सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश की 2016-17 में सफल सघनता 162.7% थी, जो 24-25 में 191.7 हो गई है। उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 25.8% है। उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूपों का सर्वाधिक योगदान है। उत्तर प्रदेश में कुएं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में है। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है, यहाँ 193.7 होना चाहिए। 61 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 13 रामसर स्थल है। पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी है, जिसे 8 नवंबर 2005 को मान्यता मिली। और माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। और खरवार जनजाति के धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाले पुरोहित या पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो 1, 2, 4 यहाँ सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनौर जिले में है ना, बागपत में नहीं है, बिजनौर में है। चलिए 62 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, और हाँ आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 30 टेस्ट और 3000 सवालों का क्विज आपको हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। आप अंतिम समय में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मात्र 400 में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या सोनभद्र में है। सबसे कम जनजातीय जनसंख्या बलिया में है। पहला आधिकारिक आकाशवाणी केंद्र 2 अप्रैल 1988 को लखनऊ में स्थापित हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या और जौलान 2 ऐसे जिले हैं जहाँ एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। सही कौन सा है? 1 और 4 सही हो जाएगा, है ना। जनजातीय जनसंख्या जो है ये आपके बागपत में है सबसे कम, है ना। कहाँ पे? बागपत में। तो ये गलत हो जाता है इसलिए। और तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 1938 में स्थापित करा गया था, 88 में नहीं। 63 में आ जाइए, सही की पहचान करनी है। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना यूपी में हुई थी।
गोरखपुर वन प्रभाग की तिलकोनिया रेंज में आरोग्य वन की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य नीति वन नीति 2017 को राष्ट्रीय वन नीति 1988 के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कुरांव क्षेत्र काले हिरण के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा के रूप में वर्णित किया गया है। हर्षवर्धन ने 603 ईस्वी में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। 1 2 3 सही है, चौथा यहाँ गलत हो जाएगा आपका, यहाँ 603 नहीं 606 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 में आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। तुर्क आक्रमणों की पहली बड़ी लहर यूपी में 1019 ईस्वी में आई थी। महमूद गजनवी ने मथुरा और कन्नौज पर भीषण आक्रमण किया था। उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास मुख्य रूप से गुलाम वंश की स्थापना से जाना जाता है। इब्राहिम शाह शर्की ने ही जौनपुर में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अकबर ने 1569 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर पर विजय प्राप्त कर यहाँ के पराजित शासक राजा रामचंद्र को प्रयाग के पास जागीर दी थी। सही कौन सा है? 2 3 4 है, क्योंकि यहाँ 1018 होना चाहिए। चलिए 66 देखते हैं। इसमें भी आपको सही बताना है। कह रहा रामपुर के निवासी मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने दिल्ली में जामिया मिल्ला इस्लामिया की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई और 1928 से 36 तक इसके उप कुलपति भी रहे। 1925 के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े होने के कारण दिसंबर 1927 को ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को 1926 में कानपुर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1924 में हुआ है ना स्थापित। क्वेश्चन नंबर 67 में बताना है कौन सा सही है भाई। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान, बीज विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, कौन सा कहाँ पे है? तो उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ हो जाएगा, आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ हो जाएगा, बीज विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मऊ, फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली। सी सही है। 68 पे आते हैं। नोएडा, बीडा, गीडा, सीडा है ना, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में बताना है आपको। तो नोएडा का जैसे हेडक्वार्टर है ये गौतम बुद्ध नगर में है, बीडा का हेडक्वार्टर भदोही में है, और गीडा के हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका गोरखपुर, सीडा जौनपुर। ऑप्शन बी सही है। 69 पे देखते हैं कौन सा सही है भाई, मिलान करना होगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतदाता के टर्म में, सबसे छोटा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा कौन सा होगा भाई इसका? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र अगर मतदाता के टर्म में देखेंगे आप तो गाजियाबाद है, सबसे छोटा बागपत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है, और छोटा हापुड़ हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही है इसका। 70 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है भाई। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय समामेलन आदेश 1948 के द्वारा अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समामेलित कर दिया गया था। 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ पंचायतों को राष्ट्र निर्माण में शामिल किया गया और पंचायत स्तर पर विकास समितियों की स्थापना हुई। तो 1 2 3 ठीक है, यहाँ 1952 होना चाहिए था। 71 में आ जाते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा त्रिपुरा जो है मई 2026 में डी रेगुलेशन के पहले और दूसरे चरण के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का काम पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ने 1 जून 2026 तक अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। मई 2026 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंडोविडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के
EPL लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने 29 मई 2026 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों एप्लीकेशन का पायलट संस्करण लॉन्च किया है। तो यहाँ देखेंगे आप 1 जून 2026, ये 6 साल पूरे हो गए। 72 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर दर्जा दिया है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, स्काई रूट। 4 मई 2026 को रेल मंत्रालय ने भारत को 20वें रेल जोन साउथ कोस्ट रेलवे के गठन की घोषणा करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। 27 अप्रैल 2026 को जॉर्डन भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों में शामिल हो गया है। तो यहाँ देखेंगे आप ऑप्शन सी गलत है, यहाँ 20वां या 18वां रेलवे जोन बना है। 73 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। तेलंगाना सरकार ने 6 अप्रैल 2026 को राज्य में कैंसर को आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचित बीमारी घोषित की है। कर्नाटक के वर्कला शहर को मार्च 2026 में 20 शहरों की और जीरो वेस्ट पहल के पहले एडिशन में शामिल किया गया है। 27 मार्च 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स विजन 2028 जारी किया है। और 2 अप्रैल 2026 को इंडोनेशिया के टर्नेट द्वीप के पास मोलुक्का सागर में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। तो यहाँ देखेंगे आप ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि केरल होना चाहिए था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 74 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा भाई यहाँ पे। 28 जनवरी 2026 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत का पहला AI इनेबल विश्वविद्यालय बनाने के लिए गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय लखनऊ के साथ साझेदारी की। हाल ही में इंडिया AI मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में AI इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के बीच समझौता हुआ। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अमेरिकी टैरिफ 50 से घटाकर 18 कर दिए। भारतीय खाद्य निगम और विश्व खाद्य कार्यालय में फरवरी 2026 में भूख से लड़ने के उद्देश्य से वैश्विक मानवीय कार्यों के समर्थन में चावल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन सा है। तो यहाँ लखनऊ नहीं मेरठ होना चाहिए था, है ना। एक सेकेंड, यहाँ क्या होना चाहिए, मेरठ। 75 में आ जाइए, इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। हाल ही में जॉस एंटोनियो कॉस्ट को चिली का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में बालेनशाह को नेपाल का नया और 47वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। CV आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। भूमिका श्रेष्ठ को म्यांमार की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये म्यांमार नहीं, ये नेपाल की, ठीक है। क्वेश्चन 76 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। लद्दाख बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार हैमिश राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा सही होगा यहाँ। तो जम्मू कश्मीर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख में आपका हैमिश जो है ये लद्दाख में पड़ता है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में, और कैंपबेल बे आपका अंडमान निकोबार में। 77 पे आ जाइए, इसमें गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघों की जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर 3167 हो गई है और 2018 में 2967 थी। 2018 से 22 के दौरान बाघों की आबादी में अल्प वृद्धि हुई है। भारत एशिया शेरों वाला दुनिया का एकमात्र देश है और इन शेरों की आबादी 2015 में लगभग 525 थी, जो 2020 में 575 हो गई है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत है, तो 575 नहीं 675 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, बाघ परियोजना, लाल पांडा परियोजना और थामिन मृग परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना, इनका समय आपको लगाना है क्रोनोलॉजी में। जैसे बाघ परियोजना भाई बहुत ही फेमस है 1973 में, लाल पांडा परियोजना 1994 में आई थी, और थमिन डियर प्रोजेक्ट की बात करें 1977, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं, इसमें इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। गलत की पहचान करनी है, तो यहाँ गलत देखेंगे आप कौन सा हो जाएगा। तो ये इंदौर में नहीं है, ये आपका छिंदवाड़ा में है, एमपी में है ना, छिंदवाड़ा एमपी। क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन वायर्स द्वारा विकसित की गई थी। रविंद्र कुमार सिन्हा को भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बैरलॉग को अक्सर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और कोर प्रभाव के कारण ही एक पारितंत्र पर विशाल विविधता पाई जाती है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ठीक है सभी। 81 पे आ जाइए। कह रहा है प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका के संबंध में शिकायत पत्र किसे लिखा जाता है। हिंदी का प्रश्न है, किसे लिखोगे आप? स्वास्थ्य मंत्री को। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, इसमें से कौन सा अशुद्ध हो जाएगा भाई? आइंस्टाइन के पास विचित्र बुद्धि थी, तो बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी है। कौन सा गलत है? विचित्र नहीं होता, विलक्षण बुद्धि होता है ना, विलक्षण, ये गलत है। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। 83 में कौन सा गलत हो जाएगा? कंठव्य, कंठे, मूर्धन्य, अल्पप्राण, नासिक। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ मूर्धन्य जो है ये गलत हो जाएगा। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य डा और ढाड़ा, है ना, डा और ढाड़ा। मुहावरे लोकोक्तियों के संदर्भ में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात, अवसर का लाभ उठाना, ये गलत हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना हो, ये होता है इसका। शब्द और प्रत्यय, इसमें गलत का पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। तो यहाँ प्रासंगिक का एक होता है ना, बड़ी नहीं छोटी होना चाहिए, ये गलत है। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विराम चिन्ह होता है अल्प विराम। फिर है अशुद्ध शब्द का चयन करना है, इसमें से कौन सा अशुद्ध हो जाएगा आपका। तो षट ऋतु, ये गलत हो जाएगा, ये होना चाहिए था षड ऋतु, है ना, ड़ा होना चाहिए। गलत की पहचान करनी है। 88 में कौन सा गलत हो जाएगा, इनमें से कौन सा गलत है भाई। वाक्यांश और शब्दों के संबंध में, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे विपत कहते हैं, ये गलत है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाए उसे अपत कहते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य के आप शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है। इनको समुच्चय बोधक बोला जाता है। अब DI आ गई है, इसकी प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी है। पेन कॉपी उठा लीजिए अगर नहीं है हाथ में तो, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DI 10 में 10 आपको दिलाएगा। ये शिक्षकों की संख्या है ना, ये सब्जेक्ट है। अब आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों में से 5/7 महिलाएं हैं, तो गणित पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत होगा, है ना। तो इसको आप ट्राई करिए। उत्तर अगर मैं बता दूं तो 1 हो जाएगा इसका। अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की मिलाकर कुल संख्या और गणित और जैविक पढ़ाने वाले शिक्षकों की मिलकर कुल संख्या के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ से अपना देखिए, निकालिए इसको। आंसर बता देता हूँ, इसका C हो जाएगा। और जैविकी की शिक्षकों की संख्या 40% बढ़ा दी जाए, इतिहास के शिक्षकों की 20% घटा दी जाए, तो जैविकी और इतिहास पढ़ाने वालों की संख्या क्या होगी, इसको भी निकालना होगा आपको। C हो जाएगा। अर्थशास्त्र, इतिहास और जैविकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की औसत बताना है अब आपको, तो इसको निकाल लीजिएगा, A हो जाएगा। जैविक पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का भौतिक पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा, तो ये आपका C हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल की प्रैक्टिस करिए आपके, अभी अगर आप पेट दोबारा देंगे उसमें भी आपके काम आएगा। अब ये वाला है, ये ग्राफ वाला, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। सभी कॉलेज में मिलाकर BSc में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, तो देख लीजिए BSc रेड वाला है, ये BCom है, ये BA है ना। तो इसका उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 97 में कह रहा है कॉलेज C और E में मिलाकर BSc में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का कॉलेज A और B में मिलाकर BA में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना अनुपात है, तो ये हो जाएगा C इसका। सभी कॉलेज में BSc, BA, BCom में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है आपको, तो ये आपका C हो जाएगा। कॉलेज C में BCom की पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या सभी कॉलेज में मिलाकर BCom की पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत होगा, तो इसको निकाल लीजिएगा, तो A आ जाएगा। अंतिम में कॉलेज B में BA में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या उस कॉलेज में सभी संकायों में मिलकर पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है,
इसमें परसेंटेज निकालना है आपको, तो बी हो जाएगा ना। इसको DI को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, है ना, टेस्ट सही प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक बार पेट के PYQ नहीं लगाए DI के लिए, उसको भी लगा लेना, काम आएंगे, 10 में 10 मिलेंगे DI